नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देहरादून में न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद अवैध मजारों पर एक्शन जारी है। विकास नगर से सहसपुर तक अवैध मजारों पर कार्रवाई हुई है। राजस्व विभाग और वन विभाग अलग अलग कार्रवाई कर रहा है। वहीं छरबा में 5 बड़ी मजारें तोड़ी गई हैं। एसडीएम विकास नगर के नेतृत्व में कार्रवाई हुई है। वहीं कार्रवाई के दौरान मौके पर पुलिस बल की तैनाती भी थी। तस्वीरें हम आपको कार्रवाई की दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसका असर यह हुआ कि अधिकारियों ने इसका संज्ञान लिया और अब कार्रवाई का सिलसिला यहां पर लगातार चल रहा है। एक के बाद एक अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। कैसे वन विभाग की जमीन पर अवैध तरीके से मजारों का निर्माण किया गया था, हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। असर यह हुआ कि शासन प्रशासन ने इसका संज्ञान लिया और अब कार्रवाई का दौर आगे बढ़ रहा है। छरबा में 5 बड़ी मजारें तोड़ी गई हैं। एसडीएम के नेतृत्व में कार्रवाई हुई है। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स को मौके पर तैनात किया गया था, ताकि किसी भी तरीके से हालात यहां पर बिगड़ने ना पाएं। और अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी। यहाँ पे कुछ मजारें तो एक ही परिवार द्वारा निर्मित कराई गई हैं, कुछ बहुत पहले से टारगेट के, आप देख ही रहे, टारगेट के अनुसार बनाई गई हैं। लेकिन इस चीज में कहीं ना कहीं शासन प्रशासन इन्वॉल्व है। लाइट की व्यवस्था क्यों दी गई है, पानी की क्यों दी गई है, हर चीज पर मतलब अलग ही रुतबा इन लोगों का बना हुआ है। चीज का निर्माण तो होना ही नहीं चाहिए था। दूसरा, हम लोगों एक आज की डेट में ना अपने धर्म को भूल जा रहे हैं और दूसरे धर्म को आजमाने का ज्यादा वो ले रहे हैं। जो सहसपुर क्षेत्र में जो छरबा एक जगह है, यहाँ पे जो अवैध रूप से मजारें बनाई गई थी, अवैध धार्मिक जो सरकारी जमीनों पे बनाई गई थी, इसका चिन्हीकरण हमारे द्वारा किया गया था। तो आज करीब 5 जो इस तरीके की संरचनाएं हैं, इनको ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। और उसी के साथ साथ विकास नगर के पूरे क्षेत्र में हमारे द्वारा करीब 50 संरचनाओं का चिन्हीकरण किया गया है। और देहरादून से हमारे सहयोगी सुनील और प्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, हमारी खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई बदस्तूर यहां पर जारी है। आज की कार्रवाई के बारे में क्या जानकारी है, बताइए। देखिए अमित, अभी मैं विकास नगर के उसी इलाके में मौजूद हूं जहां से बहुत पहले हमने इस बात को रिपोर्ट किया था कि यहां पर किस तरह से नदी की जो जमीन है उस पर इंक्रोचमेंट किया गया है। आज उसी इलाके में आप देखिए कि यहां पर इंक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई जोर शोर से चल रही है। इस पूरे इलाके में करीब 5 बड़ी मजारें चिन्हित की गई थी जो अवैध रूप से सरकारी लैंड पर काबिज थी। उनमें से एक मजार ये भी है। 3 मजारें तोड़ दी गई हैं। ये चौथी मजार है जिसको ध्वस्त कर दिया गया है। अब यहाँ से मलबा हटाने का काम जारी है। एक मजार अभी और तोड़ी जानी है। यानी कि बड़े पैमाने पर जो इंक्रोचमेंट हुआ है उसके खिलाफ अब महाअभियान शुरू हो चुका है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जहां जंगलों में ये कार्रवाई कर रहा है, जो बड़े पैमाने पर जो वहां पर मजारें बनाएगी तो उनको ध्वस्तीकरण उनका किया जा रहा है। तो अर्बन एरिया में जो ये तमाम स्ट्रक्चर खड़े किए गए हैं उनको रेवेन्यू डिपार्टमेंट तोड़ने का काम कर रहा है। अमित, मैं मौके पर हूं तो आपको दिखाऊंगा यहाँ की स्थिति। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एक बार दिखाएं कि ये नदी का एरिया है। ये पूरा का पूरा नदी एरिया है। इस नदी के क्षेत्र को यहाँ पर इंक्रोचमेंट करके मजार बना दी गई और कमोबेश यही स्थिति आपको हर जगह मिलेगी, चाहे वो सड़क के किनारे हो, चाहे वो फॉरेस्ट लैंड पर हो, चाहे वो रेवेन्यू लैंड पर हो। इसी तरह से बड़े पैमाने पर इंक्रोचमेंट, इलीगल इंक्रोचमेंट यहाँ पर किया गया है। हमारे साथ एसडीएम विकास नगर भी मौजूद हैं जिनके नेतृत्व में ये पूरा अभियान यहाँ पर चल रहा है। सर, अभी तक कितनी मजारें आप लोग ध्वस्त कर चुके हैं? ये अभी तक ये 3री मजार हमारे द्वारा ये ध्वस्त की जा रही है। और इसी तरीके से विकास नगर क्षेत्र अंतर्गत करीब 25 से 30 जो धार्मिक अनाधिकृत रूप से कब्जे की नियत से जो संरचनाओं का निर्माण किया गया है, उसका ध्वस्तीकरण का कार्य आज से शुरू हो गया है। तो फिर ये जो एरिया ये नदी की भूमि होगी? ये वाला क्षेत्र फॉरेस्ट का है। और जो इससे पहले जो हमने 2 ध्वस्त किए हैं वो जोहड़ और नदी का क्षेत्र था, जहाँ पे इनका निर्माण किया गया। तो अमित, इसी तरह से जो सरकारी लैंड है, चाहे वो जोहड़ की लैंड हो, नदी की लैंड हो या फॉरेस्ट लैंड हो, उस पर इंक्रोचमेंट करके बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन यहाँ पर कर दिए गए हैं। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा, जब हम स्थानीय निवासी से बातचीत कर रहे थे उसकी बाइट भी हमने सुनाई। स्थानीय लोगों का कहना है कि कहीं न कहीं इसमें प्रशासन की ढिलाई भी है। कई मजारों पर जहाँ वहाँ पानी के कनेक्शन दिए गए हैं, वहाँ विद्युत कनेक्शन भी इन मजारों को दिए गए हैं। मेरा सवाल भी अपने आप में बड़ा सवाल है। यही मेरा सवाल भी है कि जो लोग कह रहे हैं कि बगैर शासन प्रशासन की मिलीभगत के यहाँ पर अवैध निर्माण हो जाना ये संभव नहीं है। तो ठीक है, एक तरफ अवैध निर्माण पर कार्रवाई हो रही है, मजारों को तोड़ा जा रहा है,
लेकिन क्या उन लोगों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी जिनकी देखरेख में, जिनके संरक्षण में इस अवैध निर्माण को यहां पर बनाया गया और कई वर्षों से इस तरीके से अवैध कब्जा यहां पर होता रहा? जिस डिपार्टमेंट की जमीन पर जहां पर जो इंक्रोचमेंट होगा उसको तत्काल प्रभाव से जेसीबी मशीनों की तरह इसी तरह ढहा दिया जाएगा जिस तरह से आज छरबा में ये पूरा ऑपरेशन संचालित हो रहा है। जी, मेरा सवाल ये है सुनील कि क्या जवाबदेही और जिम्मेदारी भी तय होगी क्या उन लोगों की जिनके संरक्षण में अवैध निर्माण यहां पर किए गए? ठीक है, बहुत शुक्रिया सुनील आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, अवैध मज़ारों पर यहां लगातार कार्रवाई चल रही है। आज 5 बड़ी मज़ारों को तोड़ा गया है। एसडीएम मौके पर मौजूद हैं, विकासनगर के एसडीएम। उनका कहना है कि पहले चिन्हीकरण किया जा रहा है और उसके बाद आगे की कार्रवाई यहां पर अंजाम दी जा रही है। और एक बड़ी खबर देहरादून से, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फिल्म द केरला स्टोरी देखेंगे। आज शाम 5 बजे सिनेमा हॉल जाकर सीएम धामी केरला स्टोरी फिल्म को देखेंगे। केरला स्टोरी फिल्म में खासा विवाद भी खड़ा हो गया है। फिल्म केरल में महिलाओं के ग्रुप से जुड़ी हुई है और साथ ही लव जिहाद की साजिश पर यह फिल्म आधारित है। वहीं द केरला स्टोरी देखने जाने से पहले सीएम धामी ने कहा कि द केरला स्टोरी में यह सच दिखाया गया है कि किस प्रकार से बिना बम और गोली चलाए आतंकवाद को फैलाया जा रहा है। ये केवल एक राज्य की बात नहीं है, किस प्रकार से देश में फैलाया जा रहा है, उन तमाम बातों को ये फिल्म समेटे हुए है। एक ऐसी फिल्म है जिस पर यह सच दिखाया गया है कि किस प्रकार से बिना गोली बारूद बम इसके बिना किस प्रकार से आतंकवाद को फैलाया जा रहा है, किस प्रकार से जो घिनौनी जो चीज़ें हैं उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है। उसमें पूरी तरह से इस बात को दिखाया गया है। ये केवल एक राज्य की बात नहीं है, ये पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जिस प्रकार से तेजी से हुआ है उसकी पटकथा है। इसलिए मैं भी जा रहा हूँ, अपने सहयोगी गणों को भी सभी लोग उसमें देखने जाएंगे। हमारी मातृशक्ति भी बड़ी संख्या में होगी और मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि सभी लोग इस फिल्म को जरूर देखें। रामनगर में सड़क हादसा हुआ है जहां पर गड़जिया मंदिर जा रही गाड़ी पलट गई जिसमें 17 लोग घायल हुए हैं। इनमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है, उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। रामपुर दड़ियाल से श्रद्धालु जा रहे थे, तभी ढिकलू के पास लदुआ में हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार की वजह से हादसा हुआ है। ड्राइवर 17 साल की उम्र का बताया जा रहा है। रेफर किया, 7 एडमिट हैं और बाकी को हमने डिस्चार्ज कर दिया प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद। जो 3 रेफर थे वो क्रिटिकल थे क्योंकि उनकी इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी सर में से, जिसमें बच्चा ज़्यादा क्रिटिकल था। और जो 2 थे उनकी मल्टीपल फ्रैक्चर थे। मल्टीपल फ्रैक्चर मतलब कई जगहों से टूटी हुई थी हड्डियाँ और वो बॉडी के कई पार्ट्स में फ्रैक्चर था उनको। अल्मोड़ा के हवालबाग में एक गुलदार पिंजरे में कैद हो गया। पाखुंडा गांव में गुलदार कैद हुआ। गांव के मंदिर में बने धर्मशाला के अंदर ये गुलदार छिपा हुआ था, जिसके बाद वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर गुलदार को पिंजरे में कैद किया। मंदिर में पूजा करने गए युवक ने विभाग को गुलदार के होने की सूचना दी थी। इसके बाद विभाग ने मौके पर पहुंचकर इस गुलदार को पकड़ लिया। तस्वीरें देखिए आप, पिंजरा लगाया गया था और इस पिंजरे में गुलदार आकर फंस गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम इसको पकड़कर ले गई है। तो मंदिर के धर्मशाला में गुलदार छिपा हुआ था। पूजा करने गए एक युवक ने देखा, जिसके बाद वन विभाग को इसकी सूचना दी गई और वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर इस गुलदार को पिंजरे में कैद किया। आज पिंजरा लगा के बाघ पकड़ा गया। पिथौरागढ़ की ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। भारी बर्फबारी के कारण आदि कैलाश यात्रा पर गए पहले दल के यात्रियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहले दल के सभी यात्रियों ने ओम पर्वत के दर्शन तो कर लिए, लेकिन आदि कैलाश को जाने वाली रोड भारी बर्फबारी के चलते बंद है। रोड बंद होने के कारण इस दल के सभी यात्री गुंजी में ठहरे हुए हैं। अगर मौसम ठीक रहा तो ये दल आगे रवाना होगा, लेकिन अगर मौसम ऐसे ही बिगड़ा रहा तो फिर आगे बढ़ने में दिक्कत और परेशानियां हो सकती हैं।
केदारनाथ धाम में इस बार बर्फबारी एक नया रिकॉर्ड बना रही है। मार्च महीने से लगातार हो रही बर्फबारी थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते सोमवार को भी केदारनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हुई। वहीं आज मंगलवार की सुबह धाम में मौसम साफ हो गया। मौसम साफ होने के बाद सोनप्रयाग से करीब 5 से 7 हजार यात्रियों को केदारनाथ धाम की यात्रा पर भेजा गया। वहीं धाम में आज सुबह के समय वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर पुनर्निर्माण सामग्री लेकर पहुंचा। केदारनाथ धाम में दूसरे चरण के पुनर्निर्माण काम भी तेजी से किए जा रहे हैं, लेकिन मौसम की बेरुखी से पुनर्निर्माण के कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में लगातार मौसम बदल रहा है, जिसके बाद कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लगातार सुबह से बद्रीनाथ धाम में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, जिसका असर यात्रा पर भी पड़ रहा है। जहां पिछले साल मई में 25 से 30 हजार तीर्थयात्री दर्शन के लिए आया करते थे, वहीं इस बार अभी 13 हजार तीर्थयात्री हर दिन धाम तक पहुंच रहे हैं। हालांकि बद्रीनाथ धाम पहुंचे तीर्थयात्रियों का कहना है कि मौसम काफी सुहाना है। मैदानों में गर्मी पड़ रही है, लेकिन पहाड़ों में माइनस से भी नीचे तापमान बना हुआ है। इधर तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बर्फ बहुत है, ठंडी बहुत भी बहुत है। केदारनाथ तो बहुत बड़ी ज्यादा बर्फ, इधर से तो केदारनाथ सही था। इधर से तो हमारा वो -डिग्री में तो हम खिंच गए हैं, लेकिन शाम को पहुंचे थे 8 बजे। सुबह में केदारनाथ से निकले से हम सुबह में 6 बजे निकले थे, तो ये बद्रीनाथ पहुंचे थे 8 बजे। वो बर्फ गिर रहा है, इसलिए तो हम बोल भी नहीं पा सकते। गंगोत्री धाम में हुई बर्फबारी के बाद पहाड़ बर्फ से सफेद नजर आ रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगोत्री धाम में पहुंच रहे हैं और गंगा में डुबकी भी लगा रहे हैं। गंगोत्री धाम में 1,21,000 से अधिक यात्री अब तक दर्शन कर चुके हैं। वहीं प्रशासन को आने वाले दिनों में यात्रा बढ़ने की उम्मीद भी लगी हुई है। गंगोत्री धाम में पिछले दिनों हुई बारिश और बर्फबारी से गंगोत्री धाम के मुख्य रास्ते को नुकसान पहुंचा है, जिससे वीआईपी घाट को जाने वाले रास्ते की दीवार टूट गई। वहीं ये रास्ता सीवर लाइन के पाइप पर अटका हुआ है। ऐसे में सीवर लाइन को नुकसान होने का खतरा बढ़ गया है। पुरोहितों ने जल्द ही प्रशासन से रास्ते की सुरक्षा दीवार ठीक करवाने की मांग की। गंगोत्री धाम में जो वीआईपी जो जाने वाला रास्ता है वो पूरी तरह से टूट गया है और इससे सारी गंगोत्री का जो रास्ता है वो ब्रेक हो जाएगा। गंगोत्री के मंदिर में जाना मुश्किल हो जाएगा। साथ में ही वहाँ नीचे से सीवर लाइन जा रही है, वो भी टूटने वाली है। अगर वो टूट गई तो साथ ही साथ बड़ी स्थिति खराब हो जाएगी। जितना भी सीवरेज है वो गंगा में जाएगा। तो मेरा निवेदन है, मैंने कल विधायक जी को भी निवेदन कर दिया है, उप जिलाधिकारी महोदय को निवेदन कर दिया है कि तत्काल इस कार्य को किया जाए। अगर 1-2 दिन में ये काम नहीं होता है तो इससे गंगोत्री के रास्ते को भी खतरा हो जाएगा, गंगोत्री कनेक्टिविटी बंद हो जाएगी। इधर जोशीमठ में एक बार फिर से दरारें लोगों को डराने लगी हैं। गांधीनगर वार्ड में बारिश के दौरान एक बार फिर से एक मकान पर नई दरारें देखी जा रही हैं, जिससे लोगों में एक बार फिर से डर का माहौल बना हुआ है। हालांकि प्रशासन जोशीमठ नगर क्षेत्र में भूस्खलन और भूधसाव पर नजर बनाए हुए है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि मौके पर टीम को भेजा जाएगा। गैरसैंण में पेयजल की समस्या बरकरार है। इसके अलावा गैरसैंण मुख्य बाजार में पार्किंग की भी बड़ी समस्या है। वहीं इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार लगातार कोशिश भी कर रही है। पेयजल के लिए 4 करोड़ 63 लाख की योजना बनाकर तैयार कर ली गई है, जिस पर जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा 1 करोड़ रुपए पार्किंग के लिए भी खर्च किए जाने तय हुए हैं। अभी हमने गैरसैंण के लिए पेयजल जो परेशानी थी उसकी समस्या का समाधान कर दिया है और लगभग 4 करोड़ 63 लाख रुपया इसके लिए सैंक्शन हो गया है। हरिद्वार में ट्रैवल कारोबारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान ट्रैवल व्यवसायियों ने राजस्थान और पंजाब नंबर की गाड़ियों को भी पकड़ा और परिवहन विभाग पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। धरने पर बैठे ट्रैवल कारोबारियों का कहना है कि हरिद्वार में अवैध रूप से दूसरे राज्यों से आई गाड़ियों के ग्रीन कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है। बाहर की गाड़ियां यहाँ का सारा व्यापार चौपट कर देती हैं। प्रशासन से हम कई दिनों से गुहार लगा रहे हैं
आरटीओ के द्वारा भी हमें हर कदम पे निराश किया जाता है। अगर हम अवैध संचालन की किसी गाड़ियों को मना करते हैं कि मैं यहाँ से संचालन न करो, आरटीओ कहते हैं कि आप वैधानिक कार्रवाई, उचित कार्रवाई करें, तो वो अपने असमर्थता जता देते हैं कि हम आ नहीं सकते। हर साल ये लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं और हर साल ये बाहर की गाड़ियाँ आती हैं और यहाँ के लोग व्यवसायी जो है वो उनको अवैध रूप से चालन कर रहे हैं, जिससे हमारी यूनियन पे और हमारी समस्याओं पे और हमारी आय पर फर्क पड़ता है। अल्मोड़ा से अलग रानीखेत जिले की मांग 1954 से ही चली आ रही है। 15 अगस्त 2011 को तत्कालीन सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने 4 जिलों की घोषणा की थी, जिसमें रानीखेत भी था, लेकिन वो बन नहीं पाया। लिहाजा लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से जिलों की राजनीति तेज हो गई है। एक लंबे वक्त से रानीखेत को जिला बनाने की मांग की जा रही है। बकायदा समय समय पर बड़े आंदोलन भी हुए, लेकिन जिला अस्तित्व में नहीं आ पाया। विपक्ष में रहते हुए अजय भट्ट ने सरकार को सैकड़ों पत्र लिखे और अब बीजेपी मांग के आधार पर जिले बनाने की बात कर रही है। देखते हैं, आवश्यकता पड़ेगी। हमें जनता के लिए जीना है, जनता के सुख के लिए काम करना है और सुख के लिए कोई भी कदम उठाना पड़ेगा। कोई समस्या हमारे सामने नहीं है। जनता को सरकार का और सरकार का काम जो सेवा का है वो पूरा होना चाहिए। हरीश रावत ने 9 जिलों के होमवर्क की बात कर नई बहस शुरू कर दी है। साथ ही हरदा ने जिलों को लेकर बीजेपी पर निशाना भी साधा। हम तो सारा होमवर्क करके गए हैं, 9 जिलों का सारा होमवर्क करके गए हैं, बल्कि पटवारी हल्के भी बना रखे हैं, तहसीलें उप तहसीलें भी बना रखी हैं। इनको केवल जिले बनाने हैं। रानीखेत के लोगों को आज तक सिर्फ आश्वासन ही मिला और जिले की मांग अभी भी जस की तस है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से। क्या रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।